के न्यूज खबरों का सारथी। सियासत में कुछ भी स्थिर नहीं रहता, न मुद्दा और न मुद्दों के रणनीतिकार। नवंबर 2019 की सुबह 7 बजे महाराष्ट्र के राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं हुई। शपथ लेने वालों में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार शामिल थे। और इस बड़े उलटफेर के बाद सभी को लगा कि एनसीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि राजनीति के धुरंधर शरद पवार के एक इशारे से पूरी बाजी ही पलट जाएगी। हाल ही में महाराष्ट्र बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक बयान में खुलासा किया कि इस पूरे खेल की स्क्रिप्ट राजनीति के चाणक्य और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने लिखी थी। उन्होंने बताया कि साल 2019 में महाराष्ट्र में एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की बगावत, उनका देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाना, खुद उप मुख्यमंत्री को फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना, फिर इस्तीफा देना और उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनाना, सब कुछ तय था। उनके इस बयान के साथ ही सूबे की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई। एनसीपी चीफ शरद पवार ने फडणवीस के इस दावे पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके भतीजे और एनसीपी के नेता अजीत पवार के साथ सरकार बनाई थी। इसका फायदा ये हुआ कि इस फैसले से साल 2019 में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया। पवार का इस तरह का बयान देना राजनीतिक चतुराई से भरा है, लेकिन इससे एक बात तो जरूर समझ आती है कि उनको सब कुछ पता था। साल 2019 में क्या हुआ था? साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस चुनाव के नतीजे 24 अक्टूबर 2019 को घोषित किए गए थे। वहीं बीजेपी के साथ गठबंधन में रही शिवसेना ने 56 सीट अपने नाम किया था। उस वक्त बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें थी, लेकिन इसके बाद भी दोनों सहयोगी दलों के बीच मुख्यमंत्री का पद किसे मिलेगा, इस पर विवाद शुरू हो गया। और इस विवाद के परिणाम स्वरूप शिवसेना ने कांग्रेस और राकपा के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए बातचीत शुरू कर दी। वहीं राज्य का सीएम कौन बनेगा, इस पर कोई नतीजा नहीं निकलने पर राज्यपाल ने चुनाव परिणाम आने के 19वें दिन राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी और केंद्र सरकार ने 12 नवंबर को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाने से वो कितना लंबा खिंच सकता है, इसे शरद पवार बखूबी समझते थे और इसीलिए पवार ने कांग्रेस, शिवसेना और राकपा की महाविकास अघाड़ी का गठन होने और इन तीनों के बीच सत्ता की शर्तें निर्धारित होने तक राष्ट्रपति शासन हटाने का ऐसा तरीका निकाला जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बीजेपी ने विकल्प तलाशना शुरू किया। दरअसल शिवसेना से बात नहीं बन पाने पर बीजेपी ने भी विकल्प तलाशना शुरू कर दिया था और उस वक्त एनसीपी के अजीत पवार ने दावा किया कि उनके साथ 40-50 विधायक हैं और गठबंधन के लिए बीजेपी तुरंत तैयार हो गई। रात भर चक्र घूमे, अगली सुबह राष्ट्रपति शासन उठा लिया गया और राज्यपाल ने सुबह लगभग 7 बजे फडणवीस अजीत को शपथ दिला दी, लेकिन अजीत पवार 15 विधायकों से ज्यादा नहीं जुटा पाए। परिणाम स्वरूप ये सरकार भी 80 घंटे में गिर गई और अजीत पवार एक बार फिर अपने चाचा यानी शरद पवार के पास लौट आए। इस बीच शिवसेना ने कांग्रेस और राकपा के साथ गठबंधन कर सत्ता में आने की बातचीत जारी रखी और शरद पवार ने घोषणा किया कि सबकी सहमति के साथ उद्धव ठाकरे को नई सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुन लिया गया है। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और राज्य के सीएम बन गए।
बाद में साल 2022 में शिवसेना दो भागों में बंट गई और बीजेपी के सहयोग से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री। शरद पवार की चाल भांपना मुश्किल। सियासी गलियारे में शरद पवार को लेकर चर्चा रहती है कि जब उन्हें दिल्ली जाना होता है तो अहमदाबाद का टिकट कटाते हैं और कोलकाता की फ्लाइट पकड़ते हैं। आसान भाषा में समझे तो राजनीति में उनका अगला कदम क्या होगा इसके बारे में किसी को पता नहीं होता। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में मराठा क्षत्रप शरद गोविंदराव पवार ऐसे नेता हैं जिन्होंने पिछले 50 साल से लगातार यहाँ की राजनीति में अपनी अहमियत बरकरार रखी है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार की शख्सियत इतनी बड़ी है कि कहा जाता है कि महाराष्ट्र की पूरी राजनीति इनके इर्द गिर्द घूमती है और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो सत्ता में हैं या नहीं। पवार की पावर पॉलिटिक्स हर पार्टी समझती है। कब पवार ने चौंकाया। 2019 में पीएम मोदी से मिले और उद्धव को समर्थन दे दिया। वक्त था महाराष्ट्र चुनाव के बाद का। शिवसेना ने बीजेपी से बगावत कर दी। सियासी अटकलें तेज हो गईं कि एनसीपी और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएगी। केंद्र में भी एनसीपी बीजेपी की सहयोगी बन सकती है, मगर पवार थे, सब उलट दिया। मुलाकात के बाद पवार बाहर आए और पत्रकारों से कहा कि किसानों के मुद्दे पर पीएम से मिलने गया था। पवार बोले, मैं सोनिया गांधी के साथ मिलकर शिवसेना को सपोर्ट करूंगा। पवार के बयान से दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी हलचल मच गई। 2014 में महाराष्ट्र में बचा ली थी बीजेपी की सरकार। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पार्टी को 122 सीटों पर जीत मिली, लेकिन सरकार बनाने से चूक गई। शिवसेना पहले से खपा थी और सरकार को समर्थन देने से इनकार कर दिया। पवार की पार्टी के पास उस वक्त 41 सीटें थी। शरद पवार के दांव से शिवसेना उस वक्त बीजेपी से ज्यादा मोलभाव नहीं कर पाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उद्धव को भी नहीं समझ आ रहा पवार का दांव। मुख्यमंत्री बनने की चाहत में उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तो कर लिया था, लेकिन पिछले 4 साल में महाराष्ट्र की सियासत काफी बदल गई है। शिवसेना का विभाजन हो गया है। उद्धव हाथ से पार्टी और सरकार दोनों जा चुकी हैं। कोकरठाड़े और मुंबई के करीब 56 सीटों पर शिवसेना और एनसीपी के बीच लड़ाई होती थी। अब उद्धव एनसीपी के साथ हैं और ऐसे में कितनी सीटें मिलेंगी ये उद्धव को भी नहीं समझ आ रहा। दूसरी ओर बीएमसी का चुनाव भी है। उद्धव यहाँ भी मोलभाव की स्थिति में नहीं है। पवार के एक त्याग वाले दांव से उद्धव चित्त हो चुके हैं। जब पीएम बनने से चूके पवार।
साल था 1991 जब राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए बहुमत मिल चुका था। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और इसके बाद नामों को लेकर अटकलें तेज होने लगी। कांग्रेस में उस वक्त दो गुट सबसे ज्यादा हावी थे, उत्तर भारत गुट और महाराष्ट्र गुट। उत्तर भारत गुट में नेता थे अर्जुन सिंह, शंकर दयाल शर्मा, मोतीलाल बोरा और अहमद पटेल। महाराष्ट्र गुट में यशवंत राव चौहान, विलास राव देशमुख और शरद पवार का नाम था। और इसी बीच एक अखबार ने खबर छापी कि शरद पवार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। खबर छपते ही कांग्रेस का उत्तर भारत गुट सक्रिय हो गया और पहले शंकर दयाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव भेज दिया गया, लेकिन शर्मा प्रधानमंत्री बनने से खुद इनकार कर दिया। इसके बाद दक्षिण भारत से आने वाले पीवी नरसिम्हा राव के नाम का प्रस्ताव रखा गया। पवार इसी तरह रेस से बाहर हो गए और प्रधानमंत्री बनने से चूक गए। कैसा रहा उनका राजनीतिक सफर? पिछले 50 साल से महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी धाक जमाए शरद पवार इसी राज्य में 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं और इसके अलावा मनमोहन सिंह की कैबिनेट में साल 2004 से 2014 तक वो कृषि मंत्री भी रहे। पवार केंद्र में रक्षा मंत्री के तौर पर भी काम कर चुके हैं। राजनीति में अपनी चाल को लेकर मशहूर शरद पवार का राजनीतिक और व्यवहारिक आचरण भी काफी अच्छा रहा है और यही कारण है कि उनके रिश्ते सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सबसे हमेशा अच्छे रहे हैं। साल 2017 में उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मानित सिविलियन पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 27 साल की उम्र में बने थे विधायक। शरद पवार ने राजनीति में कदम रखने के बाद से ही सूझबूझ से आगे बढ़ना शुरू कर दिया था और यही कारण है कि महज 27 साल की उम्र में ही वो एमएलए चुने गए थे। इसके बाद शरद पवार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार बुलंदियों को छूते रहे। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी से बगावत कर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था और साल 1978 में जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार का गठन किया और राज्य के सीएम भी बने। साल 1980 की अगर बात करें तो जब इंदिरा की सरकार वापस आई तो शरद पवार की सरकार बर्खास्त कर दी गई, लेकिन साल 1983 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट का गठन कर प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बरकरार रखी और साल हुए लोकसभा चुनाव में शरद ने पहली बार बारामती से चुनाव जीता था और हालांकि 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 54 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की और एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में उनकी वापसी हुई। शरद पवार ने लोकसभा से इस्तीफा दिया और विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व किया। साल 1987 में एक बार फिर वो कांग्रेस में वापस आ गए और राजीव गांधी के नेतृत्व में आस्था जताकर उनके करीब हो गए। शरद पवार को साल 1988 में शंकर राव चौहान की जगह सीएम की कुर्सी मिली, जबकि चौहान को साल 1988 में केंद्र में वित्त मंत्री बनाया गया। फिलहाल एक खास घटनाक्रम में अब ये साफ हो गया है कि शरद पवार ही एनसीपी चीफ बने रहेंगे और एनसीपी पद से इस्तीफा वापस ले लिया है। दरअसल एनसीपी कमेटी शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर चुकी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ खबरों का सारथी। अठारह सदस्यों वाली कमेटी ने इस्तीफा नामंजूर किया है। मीटिंग के दौरान एनसीपी कमेटी ने कहा कि सक्रिय राजनीति में
रहते हुए शरद पवार ही पार्टी अध्यक्ष बने रहेंगे और इसको लेकर शरद पवार ने चौहाट सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना इस्तीफा वापस लेने की घोषणा की। आपको बता दें कि शरद पवार ने कहा कि मैंने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। मैंने राजनीतिक जीवन में 66 साल पूरे कर लिए हैं और इतनी लंबी पारी के बाद आराम करना चाहता था। मेरे निर्णय की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं और लोगों में असंतोष की प्रतिक्रिया हुई। मेरे सलाहकारों ने कहा कि मुझे इस्तीफा इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। समर्थक और मार्गदर्शक मुझसे अपना निर्णय वापस लेने का अनुरोध कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पार्टी में नए नेतृत्व का निर्माण होना चाहिए। मैं इसके लिए काम करूंगा। शरद पवार के सन्यासी कदम ढक गए हैं। दरअसल एनसीपी की कोर कमेटी ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। मुंबई में हुई पार्टी की अहम बैठक के दौरान उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जमकर नारेबाजी की और पवार से इस्तीफा वापस लेने का आग्रह भी किया। आपको बता दें कि बैठक में पवार से इस्तीफा वापस लेने का प्रस्ताव प्रफुल्ल पटेल ने पेश किया। पार्टी लगातार पवार से इस्तीफा वापस लेने का आग्रह कर रही थी और एनसीपी कोर कमेटी बैठक में नेताओं ने वही आग्रह किया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लगातार विरोध के बाद शरद पवार भी कह चुके हैं कि नया अध्यक्ष चुनने के लिए 16 सदस्यीय कमेटी जो फैसला लेगी उन्हें वो मंजूर होगा। पार्टी कोर कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद प्रफुल्ल पटेल मुंबई के यशवंतराव चौहाट सेंटर से बाहर गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीटिंग हुई, फैसले की जानकारी दी। पटेल बोले, शरद पवार जी ने हम लोगों को सूचना दिए बिना फैसला लिया। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने और नेताओं की मांग पर कमेटी ने उनका इस्तीफा खारिज कर दिया। हमने उनसे पार्टी अध्यक्ष बने रहने की भी अपील की है। हमने उनसे अपील की है कि देश और पार्टी को आपकी ज़रूरत है। केवल एनसीपी ही नहीं, दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी ये रिक्वेस्ट की है, शरद पवार अध्यक्ष बने रहें। पटेल ने कहा कि शरद पवार का और उनका सम्मान अलग है। हम सभी नया अध्यक्ष नहीं चुन पाएंगे। हम कहते हैं कि पवार साहब अपना कार्यकाल पूरा करें। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि सभी लोगों ने उस समय भी शरद पवार को मनाने की कोशिश की और इसके बाद मेरे जैसे पार्टी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की और इस्तीफा वापस लेने को कहा गया। हम उनको बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आज देश और पार्टी को आपकी ज़रूरत है। आपके बिना ये पार्टी नहीं चल पाएगी और आप इस पार्टी के आधार स्तंभ हैं। शरद पवार पूरे देश में एक सम्मानित नेता है। आपके चाहने वाले हर राज्य में हैं और उनका प्रभाव कई जगहों पर दिखाई देता है। बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव का जिक्र करते हुए पटेल ने कहा कि पिछले 2-3 दिनों में कई कार्यकर्ताओं ने अपनी भावनाएं हमारे तक पहुंचाई हैं। सभी कार्यकर्ताओं के पवार के फैसले से दुखी हैं और नाराज भी हैं। पवार के इस्तीफे की कई वजह बताई गई थी। हाल ही में एनसीपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया था, जिसके बाद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ने की सोची थी। दूसरी खबर ये आई कि एनसीपी के कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले हैं और ऐसी स्थिति में यदि पार्टी में दरार पड़ती है तो पवार के लिए मुश्किल बढ़ जाती। लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर इस्तीफे पर दांव चला और तमाम पार्टी नेता एकजुट हो गए। कहा जाता है कि पवार एक तीर से 2 निशाने साधते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कई निशाने साध दिए। जब पवार ने इस्तीफे का फैसला लिया था तो केवल उनके परिवार के 4 सदस्यों, बेटी, साले, दामाद सदानंद सुले, भतीजे अजित पवार और उनकी पत्नी को ये बात पता थी। देश के कद्दावर नेता शरद पवार ने 2 मई को एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। मुंबई के वाईबी चौहाट सेंटर में अपनी किताब के विमोचन के दौरान उन्होंने ये ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि मैं एनसीपी के अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले रहा हूँ और वो भाषण दे रहे थे। तब एनसीपी कार्यकर्ता उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने इसके संकेत दिए थे और उन्होंने कहा था कि अगर रोटी समय पर ना पलटी जाए तो वो जल जाती है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।